प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले शहबाज शरीफ हुकूमत का एक बड़ा स्कैंडल काबीना में लैंड कर गया। वॉशिंगटन में पाकिस्तान की सरकारी इमारत की तज़ीनो आराइश पर $70 लाख कर्ज लेकर खर्च करने के बाद वफाकी काबीना अराकीन की तमाम तर मुखालफत के बावजूद $68 लाख में तारीखी इमारत बेच दी गई। मीडिया में स्कैंडल ना बने, शहबाज शरीफ की काबीना अराकीन को हिदायत। काबीना ने ओल्ड चांसरी की तारीखी इमारत की फरोख्त के बाद मीडिया से बचने के लिए क्या हिकमत अमली बना ली, काबीना इजलास में क्या हुआ, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान ने एक मरतबा फिर इदारों से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। हुसूल इक्तदार के लिए इदारों को अपना किरदार अदा करने की दुहाइयां। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के जनरल बाजवा से मुतालिक बयानात को मोहसिन कुशी करार दे दिया। खान की असम्बलियों की तहलील की धमकियां, क्या परवेज इलाही इस मरतबा डबल गेम कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार मोहम्मद मालिक साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद मालिक साहब। सर, मोहम्मद मालिक साहब हमें कुछ देर में ज्वाइन कर रहे हैं और जो उनसे करने वाला सवाल है वो यही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो मुसलसल एक मैसेजिंग कर रहे हैं और जनरल आर्मी चीफ जो नए आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, उनका नाम लेते हैं, उनको मुखातिब करते हैं और उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी? वैसे इस मुल्क में सब कुछ जायज़ है। ये इतना बड़ी मायूस करने वाली बात है कि खान साहब को एक स्ट्रगल किया, उन्होंने अपनी एफर्ट्स की, हमेशा कहते हैं उन्होंने एफर्ट्स किए, कोई इसमें शक भी नहीं है। एक पाकिस्तान का साबिक प्राइम मिनिस्टर अगर ये कह रहा हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें नए आर्मी चीफ जनरल आसिम से बड़ी तवक्को है, मालिक साहब से लें फिर। जी अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मालिक साहब, इमरान खान की जो नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, इनको मुखातिब करने की वजूहात आपको क्या नजर आ रही हैं, क्या उम्मीदें हैं इनकी? जाहिर है जी, क्या उम्मीदें बड़ी क्लियर है कि उनका ख्याल है कि और तो कोई चीज काम नहीं कर रही और फौज इंटरवीन करे पहले दिन से। आई थिंक इसमें तो उनका बयानिया बड़ा मुस्तकिल रहा है। पहले वो बाजवा साहब को भी कह रहे कि अपना बकौल उनके अपने गुनाह धोएं और इंटरवीन करें, और वही उनकी इनसे उम्मीद है। इनफैक्ट कल की स्पीच तो एक पॉइंट को तो थोड़ा सा ऑन अ लाइटर टोन फनी लगा था जब उन्होंने कहा कि वो सुना है कि वो हाफिज कुरान भी हैं, ही इज द जेंटलमैन जिनको उन्होंने खुद फारिग किया था जब वो डीजी आए थे। तो आई थिंक उनसे ज्यादा तो शायद ही कोई कम हो, उनसे ज्यादा तो बेहतर कोई नहीं जानता होगा उनको। सो एंड वी नो कि काफी कंट्रोवर्शियल था और काफी पीटीआई ने लीडरशिप उनके बनने के हक में भी नहीं थी। लेकिन मेरा ख्याल है इट्स अ होप अगेंस्ट होप। और मालिक साहब, विद दिस जो ये इस वक्त का सिनेरियो है और विद दिस नैरेटिव ऑफ कि फौज जो है वो बिल्कुल एपॉलिटिकल है और वो किसी किस्म की सियासी किरदार या मुदाखलत पे अब यकीन नहीं रखती, इस किस्म की मैसेजिंग आपको लगता है कि इट इज अ काइंड ऑफ सिग्नल कि अब उनके किसी भी किस्म के राब्ते नहीं हो रहे, तो इस तरह से वो डायरेक्टली फौज को कह रहे हैं और वो मईशत का एक बहाना रखकर ये कहा जा रहा है इदारों को कि प्लीज इंटरवीन करें और इसमें अपना रोल अदा करें? देखिए, मैशत है तो बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल में ना, उसमें तो कोई शक नहीं है। और जिस तरह दोनों पोल्स अपार्ट हैं, गवर्नमेंट अपनी जगह बिल्कुल नहीं हिल रही, ये अपने मुतालबे से नहीं हिल रहे। सो ऑब्वियसली इस वक्त एक ही बैलेंसिंग फैक्टर है जो इंटरवीन कर सकता है, क्योंकि दूसरा उन्होंने तो कोर्ट को भी कह दिया कि कोर्ट्स भी इंटरवीन करें। कोर्ट्स के पास तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फौज के पास तो ब्रूटल पावर होती है। तो अगर कोई इंटरवीन कर सकता है बहरहाल बिहाइंड द सीन्स, तो वो फौज ही कर सकती है ना। उनकी आखिरी उम्मीद तो वही है। अब स्ट्रीट पावर मेरा ख्याल है कि अगर वो होती उस नौयत की जो गवर्नमेंट गिरा देती, वो शायद उनके ख्याल में उनके पास वो नहीं दिखा पाए। पंजाब के अंदर परवेज इलाही साहब को वो नहीं मनवा पाए, वरना अगर वो होता। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक तो परवेज इलाही साहब कैंप ने उनको समझाया है कि देखें, अगर आप असेंबली तोड़ देंगे और गवर्नमेंट आपकी केपी में भी ना हुई, पंजाब में भी ना हुई, और फेडरल गवर्नमेंट ने अगर आपको अरेस्ट करना चाहा किसी केस में, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? वो बनी गालस में तो नहीं है, वो या पेशावर में सेफ होते हैं या वो लाहौर में होते हैं। तो आई थिंक ये चीज उनको ज्यादा दिल को लगी है कि बाकी बातें छोड़े अपनी जगह, लेकिन अगर दोनों जगह गवर्नमेंट टूट गई और जो इरादे लग रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के कि जी केसेस बनेंगे, उनको नोटिस जा रहे हैं FIA के, वो तफ्तीश के लिए भी उनको गिरफ्तार करें या व्हाटएवर। सो ये आई थिंक उनके दिल को ज्यादा बात लगी होगी कि उनके पास सेफ जगह कोई नहीं होगी फिर फेडरल गवर्नमेंट से।
अभी तो 2 सूबे उनकी सेफ्टी है। सो पंजाब की गवर्नमेंट भी नहीं टूट रही, ऑब्वियसली जब तक वो नहीं टूटेगी केपी की नहीं टूटेगी। तो फिर कोई इलेक्शन फोर्स करने का तो समझ नहीं आता। सिर्फ एक ही हो सकता है कि इकोनॉमी के इशू के ऊपर बिहाइंड द सीन फौज अगर इंटरवीन करे तो करे, उसके अलावा तो मुझे कोई और तरीका नजर नहीं आता कि मलिक इनको साहब, इलेक्शंस मिले। आपने बड़ा करीब से हुकूमतों को देखा है, आर्मी की इंटरवेंशंस भी देखी हैं, हमारे सियासतदानों की चालाकियां और इनके करतब भी आपने बड़े करीब से देखे। तो खान साहब इतने वाकई सिंपल है, सादा हैं कि वो अपने उस नए आर्मी चीफ से, जिनको अभी वो कहते हैं ना वाकई कहते होते हैं, मैं कोई उसमें नहीं कह रहा मुहावरा, जो जुमा अभी 8 दिन वाकई नहीं हुए उनको आर्मी चीफ बने हुए, उन्होंने एक टास्क उनको दे दिया, बहुत बड़े हरक्यूलियन टास्क जिसको कहते हैं, कि वो टास्क ये है कि आप उस प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं जिन्होंने 8 दिन पहले आपको आर्मी चीफ लगाया, उनको कहें कि आप इस्तीफा दें, असेंबली डिसॉल्व करें, क्योंकि खान साहब ने मेरे जिम्मे एक टास्क लगी है, मैंने फुलफिल करनी है, मैंने उनकी तवक्को पे पूरा उतरना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर हम कुछ और करेंगे। वाकई खान साहब ये उम्मीदें रखते हैं इनसे, जनरल आसिम मुनीर साहब से? नहीं रऊफ साहब, ये देखो कि ऑप्शन क्या है। अगर वो नहीं, आर्मी चीफ क्या करेगा, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। आपने यहाँ 35 साल ये चीजें देखी हैं कि आर्मी चीफ क्या करेगा। चलो इस तरह मैं सीधा पूछ ला, व्हाट विल ही डू? उनका ख्याल यही है कि इकोनॉमी के बेसिस के ऊपर आर्मी चीफ प्रेशर डाले गवर्नमेंट पे कि आप अर्ली इलेक्शंस की कोई डेट पे तैयार हो जाए, और कुछ नहीं। आई डोंट थिंक ही वांट्स एनीथिंग मोर देन दैट। और आपका ख्याल आर्मी चीफ जाएगा सर उसके पास, वजीर आजम के पास, कि आप ये काम करें? मेरा नहीं ख्याल जी, और मेरा ख्याल ये है कि अगर वो जाएंगे भी तो शायद फेडरल गवर्नमेंट ये चाहे कि ठीक है, अगर फौज इतनी इंटरवीन कर रही है तो खुद आ तो जाए, फौज फिर उनको निकाल दें, बाहर निकाल दें, ताकि उनका बयानिया बन जाएगा हमने सियासत पे, रियासत पे सियासत को कुर्बान कर दिया। उनको तो सूट करता है, वो तो कि चाहते वो भी हैं, victim बिल्कुल बन सही कह रहे हैं आप। तो इसलिए जब फौज को ये पता होता है कि फलाने बंदे ने हमारी बात नहीं माननी, तो वो एक हद से ज्यादा उसको पुश नहीं करेगी। तो उसका दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर फौज खुल के जाके आर्मी कहती है प्राइम मिनिस्टर एंड कंपनी को कि जी आप लोग ये करें वरना, वो कहेंगे ठीक है वरना कर लें। क्या फौज वरना करने की पोजीशन में है? अभी तो नहीं है। अच्छा मालिक साहब, ये अभी खान साहब जो हैं हमेशा में डेमोक्रेसी पे, हमेशा वेस्टर्न डेमोक्रेसी के बड़ा हमें बताते रहते हैं, लेक्चर भी सुनते हैं हम, उनकी बातें ठीक भी कहते हैं जो वेस्टर्न में होती हैं। तो उनका एक डायरेक्ट उनको कहना, आर्मी चीफ को करना कि आप आएँ और इस मामले में मेरी आपसे तवक्कुआत हैं, हल करके दें, वी आर बैक टू स्क्वायर वन। वही काम हो गया भुट्टो साहब वाले दौर का, वही नवाज शरीफ साहब दौर का, बीबी वाला दौर के, जब वो आर्मी को देखते थे। तो ये बयान उनका ठीक है कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ को कह रहा हो कि आप जो है ना मेरी आपसे तवक्कुआत हैं और आप ये इलेक्शन करवा के दें। ये ठीक बात है, आपका ख्याल है? लोग साहब, पाकिस्तान में कौन सी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है? नहीं, खान साहब हमें मिसालें उसी की देते हैं ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट की देते हैं पार्टी में डेमोक्रेसी है? क्या पीएमएलएन में डेमोक्रेसी है? क्या फजलुर रहमान साहब की पार्टी में डेमोक्रेसी है? सारी खानवादे हैं वहां पे, 3 खानवादे हैं, इधर एक कल्ट बन गया हुआ है। तो डेमोक्रेसी कहाँ पे है, किस पार्टी में? छोड़ देना वो बातें, छोड़ दें। आप जमीनी हकायक की बात करें। नहीं, खान साहब जब एक आइडियलिज्म पे जाते हैं तो आइडियलिज्म के वो एक तरह के गॉड लगते हैं, जी वाला गॉड, छोटा जी वाला। वो तो एक मतलब आइडियलिज्म पे जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं कहीं से शुरू करना होगा। हम तो खान साहब से तवक्को रखते हैं, पॉपुलर है माशाल्लाह, वोट बैंक है उनका, लोग सुनते हैं, मानते हैं। अगर इतना बड़ा लीडर भी फौज से मदद मांग रहा है तो फिर ये जमहूरियत तो ना हुई सर। तो फिर वही वाली बात है, फौज को खुद कहें कि आप आए और फिर ये सारे काम आप संभाल लें। रऊफ, मेरा हमेशा से ये आर्गुमेंट रहा है कि पॉइंट ए पे खान साहब हैं, पॉइंट सी पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, लेकिन पॉइंट वहीं पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होगी तो इनको मौका मिलेगा ना, जो इनके ख्याल में इनकी बहुत ज्यादा मेजोरिटी है, उसको ट्रांसलेट करें वोट में और गवर्नमेंट बनाए। लेकिन पॉइंट ए इन जहां खड़े हुए और पॉइंट सी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, इनके दरमियान में सबसे खतरनाक है पॉइंट बी। पॉइंट बी है पावर पॉलिटिक्स। पावर पॉलिटिक्स की माइनफील्ड से गुजरेंगे सक्सेसफुली तो ये पॉइंट सी पे पहुंचेंगे। वैसे एक मैं दाद देता हूँ मालिक साहब, आपको एक दाद देता हूँ, जहां पे कोई मुश्किल सवाल है सीधा जवाब देना पड़े ना, आप एकेडमिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वो बन जाते हैं, प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिक्स बन जाते हैं सर। पावर पॉलिटिक्स को सही निगोशिएट करेंगे तो पॉपुलर पॉलिटिक्स तक पहुंचेंगे। नहीं सर, फौज में तो कुछ पावर पॉलिटिक्स की मालिक भाई, कुछ फौज ने सबक सीखा है कि नहीं सीखा? 2018 में एग्जैक्टली उन्होंने यही कुछ किया जो खान साहब आज कह रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब बिल को साइड भी बने, पार्टी भी बने, खान साहब को लेकर भी आए, बकौल उन चौधरी परवेज अली साहब के नैपीज भी बदलते रहे। 3.5 साल बाद उनको एहसास हुआ भी हम तो गलत साइड पे खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि अब हम इसमें नहीं पढ़ते। खान साहब कहते नहीं भाई साहब दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा, और हम बैठ के कह रहे हैं आप तो पॉलिटिक्स में होता है सर। तो फिर तो ये जमहूरियत वाली बात जो हम बात करते हैं वो तो ना रही ना फिर।
ये तो मुकाबला है कि आर्मी चीफ किसके साथ खड़ा हुआ है। अब रोज साहब, अब आप एकेडमिक बात कर रहे हैं, ये आप जवाब ही ना, आप बदला ले रहे हैं भाईजान, आप बदला ले रहे हैं। नहीं, मेरी मजाक। आप एकेडमिक बात करेंगे जी, ये होना चाहिए, बिल्कुल ये होना चाहिए, लेकिन रियलिटी नहीं है। आज अगर फौज चाहे भी तो क्या डिसएंगेज रह सकती है? सिर्फ देखना ये है कि किस हद तक वो एंगेज करती है अपने आप को और किस तरीके से, फर्क सिर्फ इतना है। लेकिन क्या डिसएंगेज कर सकती है? मेरा नहीं ख्याल। नहीं, ये कुछ अर्सा पहले फवाद चौधरी साहब हमारे प्रोग्राम में थे, राबिया को याद होगा, तो ये सवाल किया तो उन्होंने आधा घंटा हमें समझाया था कि आर्मी को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। शायद अभी की बात है, 2-3 हफ्ते पहले, उन्होंने कि आर्मी बिल्कुल साइड पे रहे, न्यूट्रल रहे, हमें उनकी कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, ना वो दरमियान में पड़े, हम आपस में बैठ के सियासतदान बात हम तय कर लेंगे। अचानक फिर वो कह रहे नहीं जनाब आर्मी चीफ को आना चाहिए दरमियान ये में। उनकी बात हुई होगी आपसे 29 से पहले, जब ख्याल था कि शायद आसिम मुनीर साहब ना बने आर्मी चीफ, वो बन गए। 26 से शायद पहले बात हुई होगी, जब ख्याल था कि पूरा एक बहुत बड़ा लश्कर आएगा, फिर देखी जाएगी। सो आई थिंक ग्राउंड रियलिटीज बहुत ज्यादा 29 के बाद चेंज हुई है पॉलिटिकल। सो अब मेरा नहीं ख्याल कि अब वो पुराने वाले ख्यालात चलेंगे। अच्छा मालिक साहब, अभी वो परवेज अली साहब से तो मनवा नहीं पा रहे इमरान खान साहब, जो उनके पार्टनर हैं, जो उनकी वजह से वजीर आला बने हुए हैं, उनको इज्जत मिली हुई है, उनसे तो अपनी बात वो मनवा नहीं पा रहे। अभी आप बता रहे हैं कि वो बिल्कुल असम्बलियाँ तोड़ने के हक में नहीं है, शायद ना भी तोड़ें, तो वो जनरल आसिम मुनीर साहब से कैसे मनवा लेंगे कि आप जाएँ, छड़ी उठाएं और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से जाकर मुलाकात करें और उनके आगे ये फरमाइश करें भी खान साहब मुझे अच्छा आदमी समझते हैं, अच्छा जनरल समझते हैं, तो अब आप मेहरबानी करें ज़रा। चौधरी परवेज अली तो उनकी मानते नहीं है सर। परवेज अली साहब इनके पार्टनर ऐसे तो नहीं बन गए थे ना, किसी के मशवरे से ही बने थे, तो उनके मशवरे से ही आगे बात चलेगी। नहीं, जिन्होंने मशवरा दिया था वो तो चले गए हैं सर, जनरल बाजवा साहब की बात थी मेरा ख्याल है। सर मशवरा कभी जरूरी नहीं कि एक बंदे का ही हो, एक मशवरे में इदारा भी शामिल होता है, इदारे का सरबराह भी होता है। सो अगर वो मशवरा नहीं बदला तो इसका तो मतलब ये है ना कि वो मशवरा सिर्फ एक सरबराह का नहीं था, इदारे की कलेक्टिव सोच थी। लेकिन आप भी तो खुद कहते रहे मालिक भाई, आप खुद कहते रहे, आपके प्रोग्रामों में मैं आता रहूं, आप कहते रहे कि जब सरबराह बदलता है तो इदारे की राय भी बदल जाती है, सारे अपने सरबराह को देखते हैं। न्यू सीजर, हेल द सीजर वाली बात होती है, पिछले को कौन जानता होता है, सुनता होता है, नए सीजर की बात होती है सर। एंड देयर इज अ न्यू सीजर इन द जरूरी तो नहीं कि नया सीजर पुराने सीजर से मुख्तलिफ सोच रहा हूं। अच्छा मालिक साहब, ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखते हैं तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो बड़े एक कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो इस वक्त खुल के सामने आए, बड़ी उन्होंने आज इमरान खान के बारे में बातचीत की, उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया, और एक तो उन्होंने जनरल बाजवा के इशू पे बहुत खुल के कहा कि ये बहुत एक तरह से आम अल्फाज में से कहा जाता है कि एहसान फरामोश हैं इमरान खान साहब, और दूसरा ये कि अब उनको रहने दें सुकून से। दूसरी चीज़ वो जो एक कॉन्फिडेंस उनके लहजे में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बहुत कोशिश की कि मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जाया जाए, लेकिन मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। ऑन व्हाट बेसिस ही इज सेइंग दिस? देखिए उनके पास पहली बात तो यह कि क्या ऑप्शन है, क्या वो कहेंगे कि मुल्क दिवाली की तरफ तो जा रहा है, क्या वो कहेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज फेल हो रही हैं? ऑब्वियसली उन्होंने तो करना है, लेकिन हम सब ने बचपन में आपने भी रबिया, वो एक होता था सीसॉ होता था, जिसमें एक तरफ एक बच्चा बैठता है फट्टे के, दूसरी तरफ दूसरा बैठता है, एक बच्चा ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा नीचे आता है। तो जहां आपको अगर सीसॉ पे खान साहब की कमजोरी नजर आएगी, वो यूनिवर्सली दूसरी की ऑपोजिशन स्ट्रांग होगी। जब जितने दिन डलते गए, इनकी मार्च लंबी होती गई, इस्लामाबाद कॉन्फिडेंट होता गया, मार्च रुक गई, इस्लामाबाद और कॉन्फिडेंट हो गया। जब आर्मी चीफ उन्होंने कोशिश की कि पर्टिकुलर बंदा आर्मी चीफ ना बने, और वो फिर वही बन गया, इस्लामाबाद और पक्का हो गया। फिर उसके बाद असेंबलीज की बात हुई, नहीं टूटी, इमरान खान कमजोर नजर आए, इस्लामाबाद और पक्का हो गया। ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बंदे की कमजोरी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ के ट्रांसलेट होती दूसरे बंदे की स्ट्रेंथ के अंदर। इसलिए जब आप इमरान कमजोर नजर आएंगे किसी भी वीक में, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मजबूत नजर आएंगे। नहीं, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। ये अगर ये 20 तारीख को अगर असेंबलियां नहीं टूटी, वो नहीं तोड़ते परवेज अली साहब, इमरान खान साहब मजीद वीक होंगे। आई थिंक डेफिनेटली बिल्कुल फर्क पड़ेगा। देखिए ये अब लास्ट पता था खान साहब का, जो बहुत बड़ा वार्निंग शॉट था, बिकॉज इसके बाद आप मुझे बताइए क्या है। अगर पंजाब गवर्नमेंट, परवेज अली साहब उनके साथ सबसे बड़े कदम में साथ नहीं चल रहे, तो उसके बाद क्या है? फिर वही होगा, आपने यहाँ हड़तालें निकाली, वहां हड़तालें निकाली, चलता रहेगा। फेडरल गवर्नमेंट को उससे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा लास्ट क्वेश्चन मालिक साहब, लास्ट क्वेश्चन सर, कि अगर ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब की तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरते, आज उन्होंने कहा हम देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं 10 दिन 20 दिन वट एवर टाइम, महीना 2 महीने,
वो पूरे नहीं उतरते। और अब तक हम देखें 7-8 महीनों में खान साहब की कोई भी जो उनके टारगेट्स है वो आपको पता, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, कोई भी अचीव नहीं हुआ उनसे। यह नया टारगेट है जो 2 हैं, एक 20 को पता चल जाएगा, दूसरा आर्मी चीफ साहब से उनके वो जो है उन्होंने उम्मीदें हैं। तो फिर खान साहब क्या करेंगे? आर्मी चीफ के हवाले से क्या इनका वो होगी, पॉलिसी होगी, या ये वही वाला काम शुरू हो जाएगा जो पहले हमने जनाब बाजवा साहब के केस में देखा, या वो नए चीफ को डिफरेंट डील करेंगे? व्हाट विल ही डू अगर वो उनकी तवक्को पूरी नहीं कर सकते अगर आर्मी चीफ? मेरा ख्याल है अभी भी इमरान खान एक बहुत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है। आई थिंक अभी भी अगर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ये एक पॉलिटिकल डायलॉग खोल दें गवर्नमेंट के साथ इलेक्शंस के ऊपर, उनका ब्लफ कॉल करें जो बार बार गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है जी हमारे से डेट ना माने, हम बैठ के बात कर सकते हैं। आई थिंक वो ब्लफ करना चाहिए ताकि असेंबलियों में जाए बगैर भी ये डायलॉग कर सकते हैं। ही हैज टू नाउ कॉल द गवर्नमेंट ब्लफ। अगर ये फौज के दरवाजे इन्होंने बंद किए खुद उनके साथ, अगर ये बातचीत के भी दरवाजे बंद करेंगे तो सबसे ज्यादा तो ये अपने ऑप्शंस बंद करेंगे ना। गवर्नमेंट के पास तो कोई ऑप्शन नहीं रहो, उनके पास तो ऑप्शन है ही नहीं। उन्होंने तो लड़ जाए, मर जाए, कट जाए, उन्होंने टाइम गुजारना है, वो अफोर्ड नहीं करते बाहर जाना। सारे एजेंडा आइटम्स एजेंडा तो ये सेट कर सकते हैं। आई थिंक अगर आप ये पॉलिटिकल डायलॉग में चले जाएं फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ तो शायद इनको इंस्टीट्यूशन भी उस इनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सपोर्ट करे। लेकिन धौंस से मेरा नहीं ख्याल कि इस पोजीशन में है कि धौंस से बात मनवा सकें अपनी। बहुत शुक्रिया मालिक साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहन मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद काबीना के हवाले से जो एक्सक्लूसिव स्टोरी है उसके ऊपर क्लासेस साहब से बात करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी लग रही है और इसकी डिटेल्स जानना जरूरी है। वाशिंगटन में कोई पाकिस्तान की सरकारी इमारत है, उसके बारे में है, कौन इसके बेनिफिशरीज हैं और क्या इसके ऊपर डिस्कशन हुई काबीना में, इसके ऊपर बात करेंगे। फरोख्त की जा रही है बेसिकली ये, और इसको स्कैंडल भी नहीं बनने दिया जा रहा मीडिया में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो उसके ऊपर बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और बात करेंगे कैबिनेट की एक्सक्लूसिव स्टोरी के हवाले से। क्लास साहब आपके पास एक्सक्लूसिव स्टोरी है, वाशिंगटन में पाकिस्तान की कौन सी इमारत है जिसको फरोख्त किया जा रहा है और इसमें फ्रॉड क्या हो रहा है, कौन कौन मुलव्विस है इसमें? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब आहिस्ता आहिस्ता वारदातें होना शुरू हो गई हैं। लोग हमसे तो वो कहते थे जी ना आपको इस हुकूमत का स्कैंडल नहीं ला रहे। मैं ज़रा छुरी तरह दाम लें, रातों रात तो स्कैंडल नहीं आते होते ना, कोई टाइम लगता होता चीज़ों को होने में, और इट टेक्स अ टाइम। 30 नवंबर को एक यहाँ पे मीटिंग हुई है कैबिनेट की। उस मीटिंग में एक फॉरेन ऑफिस वाले एक समरी लेकर आए हैं जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की 2 वहाँ पे बिल्डिंग्स थी 2003 में। ये वाशिंगटन की बात हो रही जिसमें चांसरी वगैरह इनके ऑफिस वगैरह से या जो कुछ भी थे इनके वहाँ पे 2 बिल्डिंग्स थी। वहाँ से इन्होंने शिफ्ट किया, रिलोकेट हुए 2003 में कि हम किसी और जगह चले जाते हैं। चले गए वहाँ से, फेयर एनफ। 2003 की बात है, ज़रा जहन में रखें ये मुल्क कैसे चल रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें, ये बड़े इतने काबिल लोग इस मुल्क को रूल करते रहे। उसके बाद वो बड़े अरसे तक वो पड़ी रही है, खाली पड़ी रही है। उन्होंने कोई उसको यूज़ में नहीं लाया, ना पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस को ख्याल आया, ना जो हमारे एम्बेसडर थे वहाँ पे उनको ख्याल आया कि बिल्डिंग खाली पड़ी, इसको करना है क्या, हमने कैसे करना है। अचानक उनको जनाब 2010 में जब ये यहाँ प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब थे तो इनको ख्याल आया कि इसका बिल्डिंग की रेनोवेशन होनी चाहिए, रेनोवेट करें इनको। रेनोवेशन के लिए भी पैसे कहाँ से? इन्होंने जनाब नेशनल बैंक वाशिंगटन में जो ब्रांच है हमारी, इन्होंने वहाँ से जनाब कोई $7 मिलियन का इन्होंने कर्जा लिया। अच्छा, कर्जा लेने के बाद जनाब उन्होंने उसके बाद कोई उस पर 60% 70% काम हुआ, काम वहाँ पे रुक गया, फिर कोई पता नहीं क्या हुआ। अब कर्जा ले चुके हैं, काम रुक गया है वहाँ पे, वो चांसरी उस पर जिन इन बिल्डिंग्स पे करना था इन्होंने। इन द मीन वाइल जनाब इनको ख्याल आया, अभी रिसेंटली कि हमारी बिल्डिंग्स पड़ी हुई हैं। 2018 में एक काम हुआ, लोकल अथॉरिटी जो है उन्होंने इनका डिप्लोमेटिक स्टेटस विड्रॉ कर लिया इन बिल्डिंग्स का, जो पाकिस्तान की वो थी वहाँ पे। अच्छा। उसके तहत आपको लोकल टैक्सेस नहीं देने पड़ते। जरा जहन में देखें, हमारे बाबू जो हैं फिर कहते हैं, नाराज होते हैं, हमें बाबू क्यों कहते हैं सारे, इस मुल्क के साथ ज्यादती होती, देखे जरा सुनते हैं कहानी। 2018 में 2003 के बाद 2018 तक वो बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, कोई डिप्लोमेट्स के यूज में नहीं है, किसी ने रिहाइश नहीं रखी, किसी ने कोई दफ्तर तो पहले उसको लोकेट कर चुके थे या पहले कोई फैसले करते। अब पता चला है कि उन्होंने जनाब उसका स्टेटस हटा के $1.3 मिलियन डॉलर के उन्होंने टैक्सेस डाल दिए लोकल अथॉरिटी ने, उन्होंने इनको विदड्रॉ करके कि इसका $1.3 मिलियन दें। इन्होंने कहा जनाब कि ऐसे करते हैं, इसको ना बिल्डिंग को हम बेचते हैं, इनको सेल करते हैं। मैं मुख्तसरन सी कहानी सुना और बड़ा लंबा छोड़ा काम है इसमें। अब पता ये चला है कि जिन बिल्डिंग्स पे $70 लाख का कर्जा लिया था इन्होंने, और अभी $1.4 मिलियन इन्होंने बैंक के अभी वापस भी करने हैं, नेशनल बैंक के, उसको अब ये बेच रहे हैं, उस पे
ये उसकी जो प्राइस लगी है 4.6 या 4.5 मिलियन डॉलर पे बेचे इन्होंने कहा जी हम बेचना चाहते हैं। बोली जो लगी है ना इनकी वो लगे 6.8 मिलियन डॉलर की। मतलब ये है कि आपने जो वो करना था इसको जो आपने 70 लाख डॉलर का कर्जा लिया था वो लेने के बाद जो बिल्डिंग बेची जा रही है वो 68 लाख डॉलर की बेची जा रही है। अब जरा इसमें डेलिकेट चीज जो है ना उसको जरा गौर फरमाएं। 70 लाख डॉलर कर्जा है, टोटल बिल्डिंग जो फरोख्त की जा रही है वो उससे कम में 2 लाख डॉलर कम में बिक रही है। जब उसमें आ रही हैं दोनों बिल्डिंग्स के हवाले से इन्होंने वो चीजें ली थी। एक लंबी इसमें डिटेल्स हैं। 2-4 चीजें हैं जो कैबिनेट में आई हैं। अच्छा 2003 से लेके 2000 अभी जो 22 तक चल रहा है। सही। अब जब ये कैबिनेट में लैंड किया है तो इन्होंने कहा जनाब ये बताएं पहले कि ये बिल्डिंग जो थी कितने अरसे से वहां पड़ी हुई थी, खाली पड़ी हुई थी, किसी ने इसको यूज नहीं किया। आपको नहीं पता था कि लोकल ये टैक्सेस जो हैं सारे इनका क्या वो बनेगा, इनको आपने वो पेमेंट करनी है, आपने लोन पेमेंट करने हैं, सारी चीजें करनी है। आपने अब तक आज की डेट तक ये खाली पड़ी हुई है। 2003 के बाद 2022 से कितने साल, 19 साल बनते हैं तकरीबन जी। 19 साल तक जिस बिल्डिंग को आपने यूज नहीं किया उसका कोई काम में नहीं आया। पहली तो बात ये वहां से आपने शिफ्ट कैसे किया था, इस मुल्क के जो मसले मसाइल हैं वो अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहते हैं। खैर इस दरमियान में कमेटी बनी, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई कि आप देखें इसको जरा चेक करें, एवेल्युएट करवाएं। उन्होंने वहां पे एवेल्युएशन करवाई, उन्होंने चीजें करें। उन्होंने कहा जनाब अगर आप रेनोवेशन करके इसको वो करेंगे, इसको बेचेंगे तो ये प्राइस बनेगी तकरीबन इसकी उन्होंने बताया 8 मिलियन डॉलर के करीब पे बिकेगी। 8.4 है मेरा ख्याल है, वो मिलियन डॉलर पे बिकेगी। अगर आप इसको जैसे है जहां है की बुनियाद पे जो इनकम्प्लीट खड़ी हुई है इसको बेच दें तो फिर आपको 4.5 मिलियन डॉलर मिलेंगे अगर अभी बेचे। इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि जी हम उसमें मजीद पैसे नहीं लगाते और 4.5 मिलियन डॉलर की ना वो कर दें, इसको बिडिंग कर दें। बिडिंग में जो आई वो प्राइस मैंने बताया आपको 6.8 मिलियन डॉलर की। मुख्तलिफ इसमें महकमे इन्वॉल्व हुआ है, इसमें निजकारी कमीशन इन्वॉल्व हुआ, इसमें ये फॉरेन ऑफिस हुआ, हाउसिंग मिनिस्ट्री हुई, सारे कुछ हुए। अब बड़ा फैसला था पे अपने सर पे कौन ले। इन्होंने फिर इसके बाद समरी भेजी इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कि जनाब ये मसला है, इसको हम बेचना चाहते हैं। तो हमारे तो लोकल टैक्सेस भी पड़ चुके हैं 1.3 मिलियन डॉलर और हमें इन्होंने सारा अमेरिकन पे डाला, फॉरेन ऑफिस वालों ने, अपनी कोई गलती नहीं है। अच्छा 2003 से 2018 तक बिल्डिंग खाली पड़ी रही है, स्टेटस हटा दिया डिप्लोमेटिक, वो फॉरेन ऑफिस को कोई फिक्र ही नहीं है। अब अचानक वो कहते हैं ये सारा अमेरिकन का कसूर है जो उन्होंने वहां पे वो ले लिया, स्टेटस विड्रॉ कर लिया, लोकल टैक्सेस लग गए हमारे, वो भी हमने टैक्सेस भी दे 1.3 मिलियन डॉलर के टैक्सेस भी देने हैं, 1.4 मिलियन डॉलर हमने लोन भी देने हैं अभी जो अभी पेमेंट करनी है। जरा ये तकरीबन 3-4 मिलियन डॉलर तो यहीं पे होगा ना, टोटल बिक रही है 6.8 मिलियन डॉलर की आपकी जो बिल्डिंग है। तो इस पे हमें फैसला दें फौरी तौर पर। खैर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कहा कि ये चीज कैबिनेट में लेकर आए। सो फाइनली इट लैंडेड इन कैबिनेट ऑन 30th। जिस दिन कैबिनेट में आई है उनके हाथ पांव फूल गए सबके कि जनाब इमरान खान साहब पे दीगर लोगों पे, इमरान खान साहब बेचना चाह रहे थे, आपको याद है रूजवेल्ट होटल बेचना चाह रहे थे। तो मजे की बात है इमरान खान साहब के दौर में भी इसकी फरोख्त का मसला उठा है उस वक्त कि बेचें इसको। इमरान खान साहब ने भी इसकी अप्रूवल दी थी कि हाँ इसको बेचें, वो अपने फेयर प्रोसेस के जरिए कंपटीशन ट्रांसपेरेंसी बला बला। उन्होंने जून 2020 में भी उन्होंने इसको ये समरी उनके सामने आई, फिर इनके सामने 2021 में भी आई, उस वक्त भी हो रही थी। इनके सामने जब आई तो इन्होंने ये कहा, क्योंकि ये तो यहाँ पे आप याद होगा नवाज लीग तो यहाँ बयाना बनाती रही खान साहब रूजवेल्ट बेच रहे हैं, फलानी जदादें बेच रहे हैं प्रॉपर्टी। अब इन्होंने कहा जनाब कि अगर हम ये काम करते हैं बैरून मुल्क हम असासे बेचते हैं, ये कबीना में डिस्कशन हुई है, तो हमारे ऊपर भी ये इल्जाम लगेगा जनाब कि आप आते बैरून मुल्क असासे बेचना शुरू हो गए। इमरान खान साहब ने पहले तकरीरें की थी जब ये आपको याद हो कैबिनेट से इन्होंने लॉ अप्रूव करवाया था कुछ महीने पहले कि सारे सरकारी जितने भी एसेट्स हैं आप बेच सकते हैं। अब उन्होंने कहा हमारे पोलिटिकली तौर पर मसला बन जाएगा। इस पर बहस, कुछ वजीरों ने इस बात की मुखालफत की, कुछ ने उन्होंने कहा ये काम मत करें, इस बिल्डिंग को आपकी वो है एक अच्छी खासी एक हिस्टोरिकल भी है, हमारी एम्बेसी रही है, चीज़ें रही हैं, इस वक्त इसका बेचना जो है ना ये कुछ ज़्यादा कोई इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं है, ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो उस पर फॉरेन ऑफिस ने वही जोर दिया रखा उन्होंने कि हमने अमेरिकन से रब्ता किया, स्टेट डिपार्टमेंट को कहा, बाकी लोकल अथॉरिटी से कि ये पैसे जो है ना 1.3 मिलियन डॉलर है ना आप हमारा ये राइट ऑफ करें। तो उन्होंने कहा अगर नवंबर 2022 से पहले आपने नोटिफाई कर दिया जो हम बेच रहे हैं किसी उसको जो इनके पास ऑफर आई हुई है, फिर हम आपको माफ कर सकते हैं। प्रेशर बताना था ना इन्होंने उस पर कैबिनेट पे कि जनाब कि ये देख लें फौरी तौर पर इसकी अप्रूवल दें। अपनी गलतियां फिर मैं कह रहा हूँ, इट्स अ बिग स्कैम ऑन द पार्ट ऑफ फॉरेन ऑफिस कि आपने 2003 से लेकर 2018 तक आपने क्या किया इस बिल्डिंग को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, जब आपको करना चाहिए था अगर आपके इस्तेमाल में नहीं थी। खैर उन्होंने फौरी तौर पर, बाकी मिनिस्टर बैठे हुए थे,
डिबेट हुई है खासी इस पे, अच्छी खासी लंबी चौड़ी। उन बाकी ने कहा, जो मेजॉरिटी में थे, उन्होंने कहा सारे काम करें, अगर इस वक्त ऑलरेडी आप इसके हालात देख रहे हैं, $6.8 मिलियन की आपको मिल चुकी है, $4.5 मिलियन की हमारी बेस बेंचमार्क था, अभी भी हमें उससे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। तो इसका फायदा ये होगा कि मजीद आप लोकल टैक्सेस हैं उनसे अगर बच सकते हैं हम, प्लस हमने बैंक का लोन देना है वो भी उधर हो सकते हैं, तो चले कोई $2-4 मिलियन हमारे अकाउंट में भी आ जाएंगे। सो बेहतर है इसको आप डिस्पोज ऑफ करें, और जो आपको पैसे मिलेंगे प्रोसीड से वो आप वहाँ पे जो आप कंसोलिडेटेड फंड होता है पाकिस्तान का, वो वापस आप रेमिटेड उनको भेज दें, पाकिस्तान के पास डॉलर भेज दें, जो भी $2-3 मिलियन बचते हैं। इस पर कैबिनेट में उन्होंने वजीर आजम साहब ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन मीडिया इसको स्कैंडल बना लेगा। उन्होंने कहा इसको कैसे करें कि हम तो चलो कर दें अकॉर्डिंग टू देम, ये मुल्क की मफाद के लिए, क्योंकि हर काम यहाँ मुल्क के मफाद में किया जाता है ना, कि मुल्क की मफाद में करें, टैक्सेस भी देने हैं, लोन भी देना है, कीमत भी इससे ज्यादा नहीं लग रही, कि बिल्डिंग भी हमारी वहां पे फारग पड़ी हुई है, तो फिर क्या करें। उन्होंने कहा जनाब ठीक है, अप्रूवल दे दें, भेज दें इसको, भेज दें बिल्डिंग को, लेकिन मीडिया मैनेज करने आपने। अच्छा, ये ड्यूटी लगी जनाब हमारी वजीर इत्तला साहबा के साथ, उनको लगी कि आप जाएं और कौम को बताएं। उन्होंने कौम को, आपको याद होगा, सिंपली 2 लाइनर में उन्होंने भुगता दिया जी कि हमने 2 बिल्डिंग्स का हमारे पास केस आया, तो एक हमने बेच दी है, तो और उसमें ये हो रहा था वो हो रहा था। सो ये स्टोरी है इस मुल्क की, कि उन्होंने बाकायदा, उन्हें खौफ था कि ये इस पब्लिक खुश नहीं होगी हमारी। अच्छा, उनका ये कहना था जो वजीर इसके खिलाफ थे इसको बेचने के, कि जनाब हमारा एक वहाँ पे एक ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज प्रॉपर्टीज है हमारा थोड़ा सा प्राइड होता है कि पाकिस्तान के भी दुनिया में कुछ ऐसे एसेट हैं, जरूरी नहीं आपको प्रॉफिट दे रहे हूँ, रूजवेल्ट होटल है, पेरिस में हमारे होटल हैं PIA के, या ये हमारी बिल्डिंग्स हैं, तो इनको बेचते जाएंगे तो थोड़ा सा एक आपका नेशनल प्राइड होता है ना, कि हमारा भी तो कोई रकबा है यार, किसी जगह हमारी भी आधा एकड़, आधी कनाल, 4 मरले हमारे भी पड़े हुए हैं, बंदे को अपना फखर होता है ना। तो उन वजीरों को मैं दाद देता हूँ, मैं आई मस्ट से, कि उन्होंने ये बात की है कि हमारा एक थोड़ा सा एक प्राइड है जो हमारे पास रहना चाहिए। लेकिन वो फॉरेन ऑफिस वाले वो हुए थे, मतलब फॉरेन ऑफिस वालों को उस वक्त कोई ख्याल नहीं आया इतने सालों इस मामले पे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को या इनके किसी इनको तो फॉरेन ऑफिस के खिलाफ पूरी की पूरी इंक्वायरी करवानी चाहिए थी कि भाई साहब 2003 से 2018 तक अभी भी फारग पड़ी है, लिखा हुआ है वहां पे डिटेल जो पेश की गई है कि ये बिल्डिंग फारग पड़ी रही है। उनसे पूछना चाहिए जितने एम्बेसडर रहे हैं वहां पे इस दरमियान में 2003 से 2018 2018 कि आप लोगों ने इसको यूज में लाने के लिए क्या कुछ किया। अच्छा, फिर इन्होंने जो उसको इनकम्प्लीट रखा बिल, उसको रेनोवेशन करवा रहे थे, जिसके लिए कर्जा लिया, जिस पे आपने सूद दिया, जिस पे डॉलर हमने पेमेंट किए, उसकी इन्होंने एक अजीब व गरीब किस्म की इन्होंने उसमें वो तुझी दी। इन्होंने कहा लोकल वो कोड से ना, जो लोकल वो SOPs थी जो मकामी होती वो बदल गई थी। अच्छा। आपको नहीं पता था जब आप जा रहे थे इसकी रेनोवेशन करवा रहे थे, आपने चेक नहीं करवाया कि यहाँ पे कोड क्या होते हैं, हम क्या चीज़ गिरा सकते हैं, क्या चीज़ नहीं बना सकते, क्योंकि बाहर के मुल्कों में तो ऐसे नहीं हो सकता जैसे हमारे यहाँ, जहाँ दिल किया आपने दीवार खड़ी कर ली, कोई रोकने वाला भी नहीं है। यहाँ पे इसके मुल्क हमारे के शहर तबाह होकर रह गए। आपको चीजें पहले से नहीं देखनी चाहिए थी, आपको काउंसिल के साथ, आप जो इतनी बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए, डिप्लोमेटिक फोर्स हमारी बैठी हुई, तो आप लोग वहां पर क्या कर रहे हैं और इतनी तनख्वाह ले रहे हैं। क्लास साहब, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद इसी को कंटिन्यू करते हैं। मैं थोड़ा सा इसके फिगर्स को लेके कंफ्यूज हूं, मैं ब्रेक में जरा कैलकुलेट भी करती हूँ। ये $70 लाख में से इस कीमत में इस्लामाबाद में कोई बिल्डिंग मिलती है? क्योंकि ये तो कुछ बहुत ही कम। $70 लाख खासी अच्छी खासी रकम है। $1 लाख जो है अच्छा खासा, इस वक्त 2-2.5 करोड़ रुपए का पड़ता है। 70 को जरा अब तो यहाँ इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी, ये इसको ब्रेक वो भी था जो भी था। इसमें मजे की बात है 2003 से 2018 तक ये नहीं जागे। अब कैबिनेट में गए हैं, हमारे फॉरेन ऑफिस के दोस्त नाराज ना हो जाएं सारे के सारे, साथ ये भी पेश किया और साथ में आपको मजे की चीज बताओ, इन्होंने कुछ अपने लिए मराद भी मांगी है। हालांकि चाहिए ये था कि इस पूरी कैबिनेट को एक बहुत बड़ी इनको इंक्वायरी दे के इनको फिक्स करना चाहिए था कि हमें बताएं जरा कि आप कैसे 2003 से 2018 तक बिल्डिंग, मतलब 15 साल खाली रखी आपने, और अब उसका जाकर स्टेटस ही खत्म हो गया कि डिप्लोमेटिक नहीं है, अब उसको बेच रहे हैं, अब भागते रहे अमेरिकन के मिन्नत तरले कर रहे हैं हमारे टैक्सेस माफ करें। आपने कैबिनेट को प्रेशर में लेकर आए, कैबिनेट प्रेशर हाथ पैर फूल गए कि मीडिया को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। जरा आए, कुछ डिटेल और भी है इसकी, इसकी डिटेल्स के ऊपर बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, ये जो इस तरह की नालायकियां हैं, ये जानबूझ के की जाती हैं, इनसे हो जाती हैं? ये ऐसे तो हम इस हालत में नहीं पहुंचे हुए ना जो पहुंचे हैं यहाँ पे। मतलब है ये जो स्टोरी आपको पता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि $70 लाख आपने कर्जा लिया था 2010 में, बिल्डिंग खाली पड़ी है 2003 से, आपने लिया कि इसको रेनोवेट कर रहे हैं। जब 60-70% रेनोवेशन होगी तो आपको ख्याल हो, ओहो ये तो कोड ही ठीक नहीं लगे, लोकल हमें जो ये काउंसिल है वो तो हमें इजाजत नहीं दे रही, काम रुक गया।
पड़ा रहा। हम लोन पे पैसे देते रहे, वो लोन जो है रिपे करना था आपने, वो कर्जा देते रहे। अभी भी $1.4 मिलियन आपने नेशनल बैंक वाशिंगटन का देना है आपने, वो अलहदा। आपने टैक्सेस भी डलवा लिया अपने ऊपर 1.3 मिलियन डॉलर्स डाल के, बल्कि कैबिनेट को ये भी बताया गया 30 नवंबर वाली को कि अगर हमने फौरन ना किया तो हर महीने हमें $1 लाख मजीद पड़ेगा। मतलब दबाया ना उन्होंने उन मेम्बरान को कि देखा ये मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है सारा। वज़ीर आज़म को डराया, कैबिनेट के मेम्बरान को डराया, और किसी कैबिनेट के मेंबर को जरूरत नहीं हुई कि वो फॉरेन ऑफिस के खिलाफ इंक्वायरी का प्राइम मिनिस्टर को कहता कि सर इट्स अ फिट केस फॉर हायर इन्वेस्टिगेशन एंड फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कि आपने जब इसको खाली किया था बिल्डिंग को, कोई प्लान नहीं था आपके पास, हम छोड़ के जा रहे हैं अपनी चैंसरी की 2 बिल्डिंग्स हम छोड़ के जा रहे हैं, हमें इनका करना क्या है, कोई लोकल आपको लाज का नहीं पता था। आपने अपने आप को आगे उसका जो स्टेटस था इसका, इस डिप्लोमेटिक का, वो खत्म करवा दिया। अब और उसके बाद आपको टैक्स लगना शुरू, अभी तक ये खाली पड़ी हुई है। मतलब इट्स ए मेगा एक स्कैंडल है ऑन द पार्ट ऑफ द फॉरेन ऑफिस स्पेशली, बाकी तो बाद में, और दरमियान में कोई 5-6 हुकूमतें गुजर गई हैं, बैठे रहे हैं। अब इन पे जब वहाँ टैक्सेस पड़ना शुरू हुए, जुर्माने होना हुआ है, तो उन्होंने कहा हम तो इसको ऑक्शन कर देंगे। जब लोकल अथॉरिटी वाशिंगटन ने इनको नोटिस भेजे हैं कि भाई साहब ये बिल्डिंग आपकी 19 साल से खाली पड़ी हुई है, हम तो इसको ऑक्शन करने लगे, हमारे तो टैक्सेस नहीं दिया आपने, फिर इनको यकदम ख्याल इनको बेचते हैं। बेचने के साथ इन्होंने बिल्डर भी इन्होंने ढूंढ लिया, इन्होंने ऑक्शनर भी ढूंढ लिया, इन्होंने यहाँ पे उसको एवेल्युएशन जो करते हैं आके सारी, इन्होंने वो भी ढूंढ लिया, इन्होंने खरीदार भी ढूंढ लिया। 6 बिडर भी आ गए। 6 बिडर में से उसमें $6.4 मिलियन जो है ना, उसने कहा जी मैं देने को, सॉरी उसको $6.8 मिलियन, ये खुश हो गए। लोग हमने तो 4.5 मांग रहे थे, ये तो हमें 8.6 दे रहे हैं यहाँ पे। सो आप लोग, अच्छा साथ में इन्होंने ये डिमांड भी कर दी उसी कैबिनेट इजलास में कि हमारे जो वो है अलाउंसेज हैं वो बढ़ाए जाएं। अच्छा। मेरी माने ये जो पैसे बच जाएंगे ना $1-2 मिलियन, इसमें से कर्जे लोकल, ये इन्हीं को ना गिफ्ट कर दे। इन्हीं को जो यहाँ पे एम्बेसडर रहे हैं 2003 से लेकर अब तक, इन एम्बेसडर में कैश प्राइजेस दें इनको, इन तमाम लोगों को दाद दें, डेकोरेट दें, इनको तमगे इम्तियाज दें, शुजात दें, कुछ भी दें, निशाने पाकिस्तान देकर आपने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है। वहां की जो एम्बेसी है कि आप लोगों ने 19 साल तक इस बिल्डिंग को खाली रखा है, कोई इस्तेमाल नहीं, कि अपने लिए जाके कहीं और शिफ्ट हो गए, उसके किराए दे रहे हैं या खुद खरीदे उसका नहीं पता, लोन लिया, टैक्सेस लगवाए, और उसके बाद अब आप कह रहे हैं इतना बड़ा एसेट आपने बिकवा दिया, और फिर उसके बाद आप लोगों से पूछगछ भी कोई नहीं हो रही। और बहादुरी देखें, आप अलाउंसेस भी मांग रहे हैं वहां पे जाके। मैं मानता हूं कि उनको जरूरत होगी, उनको होने चाहिए ताकि वो कंफर्टेबल लाइफ गुजारे बाहर, लेकिन अपने परफॉर्मेंस तो बताएं। इन तमाम एम्बेसडर को आपको तो इनको तो चार्जशीट करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो आपने हमारे साथ शेयर की है। जी बिल्कुल, फॉलो अप लेकर आएंगे। जी बिल्कुल, इसको फॉलो करेंगे। अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।